नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका खास खबर खास नजर में, जहां हम बात करेंगे विश्व के तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। एक तरफ पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक तख्तापलट होगा या नहीं इसको लेकर चर्चा है, क्योंकि आज सदन में जो हुआ पाकिस्तान की, उसके बाद इमरान सरकार ने बाहर आके जो बयान दिया वो काफी दिलचस्प था। इमरान ने कहा कि संसद के अंदर क्या हुआ विपक्ष को दरअसल समझ नहीं आया। अब आगे क्या होगा पाकिस्तान में, ये देखना दिलचस्प होगा। वही भारत का दूसरा पड़ोसी देश श्रीलंका, जो इस वक्त ऐतिहासिक आर्थिक बर्बादी से जूझ रहा है, आर्थिक बर्बादी की गर्त में श्रीलंका जाता जा रहा है। हालांकि भारत ने एक पड़ोसी देश और एक मित्र देश होने के नाते श्रीलंका को मदद करने के भरपूर प्रयास किए हैं, लेकिन ये वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या श्रीलंका इस बर्बादी से उबर पाता भी है या नहीं। वही भारत के दो मित्र देश यूक्रेन और रूस इस वक्त आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन जिस कदर यूक्रेन में बर्बादी बढ़ रही है सभी के लिए चिंता का कारण है। और बीते एक महीने में जिस तरह से युद्ध हुआ है उसके बाद लाखों लोग बेघर हो गए हैं और यूक्रेन छोड़ के पलायन कर रहे हैं। हर सेकंड एक बच्चा रेफ्यूजी हो रहा है और इन बच्चों की जिंदगी का क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। पाकिस्तान की राजनीति में सियासी तूफान चल रहा है। इमरान खान को समर्थन दे रहे सहयोगी दलों ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद अब इमरान सरकार चंद घंटों की मेहमान है। इमरान अपनी सरकार को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगातार कैमरे के सामने आकर भावुक बयान दे रहे हैं। कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड की नाराजगी की वजह से सरकार गिरने की बात कर रहे हैं, तो कभी चीन के नाराज होने का दुखड़ा रो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इमरान की जुबान में हिंदुस्तान का गुणगान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में इन दिनों राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। विरोधी दल एकजुट होकर इमरान सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान भी अपनी सरकार बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। विदेशी कूटनीति में फेल रहे इमरान अब अपने पुराने दोस्त अमेरिका पर गुस्सा जाहिर करते दिखे। इसी के साथ इमरान ने भारत की तारीफ भी कर दी। भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक निजी चैनल में इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान को दाद देता हूं। उनकी विदेश नीति स्वतंत्र रही है और केवल अपने लोगों के लिए रही है। वो अपनी विदेश नीति की रक्षा करना बेहद अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले सुनाते हैं क्या कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। हिंदुस्तान हमारा हमसाया, हमारे साथ ही आजाद हुआ था। जरा उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लें। सारी उन्होंने, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की कोल्ड वॉर चल रही थी, वो नॉन अलाइंड रहे, बात करते रहे। सोवियत यूनियन के बड़े करीब थे, लेकिन वो अमेरिकन भी उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा हम नॉन अलाइंड हैं, हम ब्लॉक्स में नहीं हैं। हाँ, हमारी क्लोजनेस सोवियत यूनियन से है, लेकिन हम सबसे हैं। पाकिस्तानी मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान ने भारत को खुददार कौम बताया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की विदेश नीति पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चलती रही, भारत पूरी तरह किसी के साइड में नहीं गया। आज हिंदुस्तान की विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में उसके पासपोर्ट की इज्जत है। जब आप खुददार कौम होते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से आप सिर्फ ये देख लें कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत रही है। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, कभी एक ब्लॉक में चले जाए, कभी किसी के साथ चले गए। इमरान खान ने आगे कहा कि पाकिस्तान पैसों के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ आता जाता रहा। आज हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की आखिर क्या इज्जत है। जुल्फिकार अली भुट्टो आजाद विदेश नीति चाहते थे, लेकिन तब के मीर जफर और मीर सादिक ने विदेशी लोगों के साथ मिलकर उन्हें मरवा दिया। आइए अब आपको बताते हैं कैसे बढ़ी इमरान सरकार की मुश्किलें और आखिर क्यों इमरान के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष और साथियों ने भी छोड़ा हाथ। नए पाकिस्तान का वादा कर सरकार में आए इमरान ने मुल्क के बाकी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया था। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं। इमरान की पार्टी के लोगों ने बगावत की। पार्टी के करीब 39 सांसद असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। इमरान के पास सरकार चलाने के लिए संख्या बल नहीं है। पाकिस्तान में इमरान सरकार का गिरना लगभग तय बताया जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिर कौन पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधान की लिस्ट में सबसे पहला नाम शहबाज शरीफ का है।
तो कौन है शहबाज शरीफ? आइए एक नजर में जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं शहबाज। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष हैं शहबाज। पिछले 4 दशकों से पाकिस्तान की सियासत के बड़े चेहरे। 3 बार पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं शहबाज शरीफ। ये पहली बार है जब पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने अपने ही देश की कमजोरी को सरेआम स्वीकार किया है। परोक्ष रूप से इमरान मान चुके हैं कि आतंकवाद ने पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान ने भारत की तारीफ करके मोदी की विदेश नीति को साष्टांग दंडवत भी किया। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इमरान खान राजनीति की पिच में अब कौन सी बॉल डालते हैं ताकि उनकी सरकार बची रहे, क्योंकि इमरान से उनके साथी तो नाराज है ही, साथ ही उन्होंने सेना से भी टक्कर ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अरादी टीवी। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका पिछले कुछ समय से महंगाई और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इस समय श्रीलंका 1948 में आजाद होने के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल और स्थिति बेकाबू हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और भुखमरी की नौबत आने के कारण लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। श्रीलंका के हालातों पर यह रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका इन दिनों भयावह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि खाने पीने की जरूरी चीजों की भी किल्लत हो गई है और जरूरी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका सरकार के पास तेल आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की बड़ी कमी है, जिसके चलते देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी कमी हो गई है और लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। आलम यह है कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतार में खड़े रहने के कारण कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। लोगों को 12 से 15 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने पहले ही सड़कों की लाइट बंद करने के निर्देश दे दिए थे ताकि बिजली की बचत हो सके। छात्रों की पढ़ाई पर भी आर्थिक संकट का जबरदस्त असर पड़ा है। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपए, 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है। एक ब्रेड की कीमत 150 रुपए पर जा चुकी है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए हो चुके हैं। मिर्च 700 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की कगार पर है। करेंसी की वैल्यू रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा चुकी है। सोने की लंका का इतना बुरा हाल होने के पीछे मुख्य कारण श्रीलंका सरकार की हालिया निर्णयों को बताया जा रहा है। दरअसल सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर को एक झटके में पूरी तरह से बैन करने और 100% ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लागू कर दिया। अचानक हुए इस बदलाव ने श्रीलंका के एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आधा रह गया है। इसके बाद भी अनाज की जमाखोरी ने समस्या को और विकराल बना दिया। इसके अलावा श्रीलंका पर विदेशी कर्ज, पर्यटन क्षेत्र और आयात पर निर्भरता ने हालात बिगाड़ने में ही योगदान दिया। अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर के बाद टूरिज्म सबसे अहम सेक्टर है। आंकड़ों के अनुसार टूरिज्म का श्रीलंका की जीडीपी में 10% का योगदान है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक पर्यटन क्षेत्र प्रभावित रहा। श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारत, ब्रिटेन और रूस से टूरिस्ट आते हैं। महामारी के चलते लगी पाबंदियों के कारण टूरिस्ट की आवक बंद हुई है। विदेशी कर्ज भी श्रीलंका की स्थिति का कारण है। अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था। कर्ज का ब्याज और किश्त चुकाने का बोझ श्रीलंका के हालात को और बिगाड़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भी श्रीलंका के सामने भारी परेशानी है। 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। जुलाई 2021 में यह महज $2.8 बिलियन रह गया है। पिछले साल नवंबर तक
$1.58 बिलियन के स्तर पर आ चुका था। श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज की किश्तें चुकाने लायक भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा है। आयात पर ज्यादा निर्भर होने से श्रीलंका की समस्या गंभीर हो गई। श्रीलंका चीनी, दाल, अनाज और दवा जैसी जरूरी चीजों के लिए आयात पर निर्भर है। फर्टिलाइजर बैन ने इसे और भी गंभीर बना दिया। बेतहाशा महंगाई और आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के लोगों में अब राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। आम जनता आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मान रही है। इसी के चलते राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर जमकर लाठियां भी बरसाई। इस संकट से उबरने के लिए कई देश आगे आए हैं, लेकिन भारत इसमें सबसे अधिक भूमिका निभा रहा है। भुखमरी को खत्म करने के लिए भारत ने श्रीलंका के लिए 40,000 टन चावल का सप्लाई किया है। भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन चावल सप्लाई किया। क्रेडिट लाइन के तहत 40,000 टन डीजल भी भिजवाया गया। श्रीलंका को $1 अरब की मदद भी दी गई। श्रीलंका में आर्थिक संकट और भुखमरी ने वहां के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग भारत का रुख कर रहे हैं। अब तक हजारों लोग भारत में आश्रय ले चुके हैं। ऐसे में श्रीलंका के मददगार बने भारत के सामने भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। रूस यूक्रेन जंग बीते 38 दिनों से जारी है। यूक्रेन पूरी तरह तकरीबन तबाह हो चुका है, लेकिन तबाह हो चुके यूक्रेन ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक करते हुए रूसी तेल डिपो पर बम बरसाए। हालांकि रूस हमले से इनकार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी इस पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन सामने आ रही तस्वीरें हाल बयां कर रही हैं। रूस के तेल डिपो में लंबी लंबी लपटें उठ रही हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर देखिए इस रिपोर्ट को। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई अभी भी जारी। अब यूक्रेन ने शुरू किया रूस पर हमला। बेलगोरोद में यूक्रेन ने की एयर स्ट्राइक। बेलगोरोद के तेल डिपो को किया तबाह। ये उठती लंबी लंबी लौ यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस के बेलगोरोद शहर की है, जहां 38 दिन बाद यूक्रेन ने पलटवार करते हुए एयर स्ट्राइक कर दी और रूस के तेल डिपो पर बम बरसाए। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग लंबे समय तक खिंच गई है। ना ही रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को। ऐसे में यूक्रेन में भारी तबाही जारी है, लेकिन अब यूक्रेन ने पलटवार कर दिया है। रूस के शहर बेलगोरोद के गवर्नर ने दावा किया है कि उनके यहाँ के एक तेल डिपो पर यूक्रेनी सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। रूस का कहना है कि यूक्रेन भड़काने की नीति पर काम कर रहा है। रूसी प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये ऐसी कार्रवाई है जो दोनों देशों के बीच वार्ता को हानि पहुंचाएगी। हालांकि रूस ने यूक्रेन की राजधानी और उत्तरी चेर्निहिव शहर पर सैन्य गतिविधियों में कमी करने को कहा है, लेकिन रूस कीव में हमला न करने के वादे के बावजूद वहां गोलीबारी कर रहा है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूस दक्षिण पश्चिम से नया हमला कर सकता है। इसके लिए रूस ने सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच ऑनलाइन माध्यम से वार्ता की शुरुआत भी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि यूक्रेन में रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं। कुछ शहरों से रूसी सैनिकों के हटने के फुटेज भी आए हैं। वापस लौटते हुए रूसी सैनिकों ने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। घरों और लाशों के आसपास भी बारूदी सुरंग छोड़ दी गई है। रूस ने कीव के आसपास से अपने सैनिक भी वापस बुलाए हैं। इस बात की आशंका है कि रूस अपने सैनिकों को वापस बुलाकर बड़ा हवाई हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बारूदी सुरंगों की पुष्टि की है। रूसी सैनिकों ने बिछाई बारूदी सुरंगें, घरों और लाशों के आसपास भी बिछाई सुरंगें। लौटते हुए रूसी सैनिकों ने की लूटपाट। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बारूदी सुरंग की पुष्टि की। अब बड़ा हवाई हमला कर सकता है रूस। रूसी हमले से यूक्रेन में तबाही जारी है। यूनेस्को ने तबाही का आंकलन किया है। अकेले कीव शहर में 154 आवासीय भवन टूट चुके हैं और 20 निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। छोटे बच्चों के 27 किंडरगार्टन तबाह हो गए हैं। 44 स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सार्वजनिक संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। गुरुवार को ही रूस ने निप्रो और पोल्टावा पर मिसाइलों से हमला किया है।
इस हमले में भारी तबाही हुई है। यूनेस्को का कहना है कि सबसे ज्यादा तबाही खार्किव में हुई है। यूनेस्को ने 53 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही है। रूस हमले में यूक्रेन की तबाही जारी। 154 आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा। छोटे बच्चों के 27 किंडरगार्टन तबाह हो गए। 44 स्कूलों पर भी की गई बमबारी। सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच अमेरिका ने बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका का कहना है कि रूस केमिकल अटैक कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ये दावा किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने केमिकल अटैक किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका यूक्रेन को केमिकल हथियार दे सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को $300 मिलियन की सहायता भी दी है। अमेरिका ने दी बड़ी चेतावनी। अमेरिका ने कहा केमिकल अटैक कर सकता है रूस। यूक्रेन पर केमिकल अटैक का खतरा बढ़ा। केमिकल अटैक की स्थिति में अमेरिका देगा मदद। यूक्रेन को केमिकल हथियार दे सकता है अमेरिका। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का अंजाम भले ही जो हो, लेकिन ताजा हालातों ने दुनिया को परेशान कर रखा है। तीसरे विश्व युद्ध के आसार बने हुए हैं और यूक्रेन के लोग दूसरे शहरों में शरण ले रहे हैं, जिससे अन्य देशों के आर्थिक हालात पर भी असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। दिन गुजरने के साथ रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में समस्या बढ़ती जा रही है। युद्ध में कई देश यूक्रेन के आम नागरिकों को पनाह तो दे रहे हैं, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद बीतते वक्त के साथ रेफ्यूजियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस युद्ध से यूक्रेन के लाखों बच्चों की जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं रह पाएगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यूक्रेन के स्थानीय निवासी तक 21,44,244 यूक्रेनी नागरिक पोलैंड में शरण लिए हुए हैं। 5,55,021 यूक्रेनी नागरिक रोमानिया में शरण लिए हुए हैं। 3,71,104 यूक्रेनी नागरिक मोल्डोवा में शरण लिए हुए हैं। 3,24,357 यूक्रेनी नागरिक हंगरी में शरण लिए हुए हैं। 2,56,838 यूक्रेनी नागरिक स्लोवाकिया में शरण लिए हुए हैं। 4,938 यूक्रेनी नागरिक बेलारूस में चले गए हैं। 2,71,254 यूक्रेनी नागरिक इस वक्त रूस में है। हाल के इन आंकड़ों के मुताबिक 36 लाख से भी ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेन के बॉर्डर क्षेत्रों की ओर जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। सड़कों पर भी पश्चिम की ओर पलायन कर रहे नागरिकों के कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति है। इनमें ज्यादातर संख्या बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों के साथ विकलांग लोगों की है, जो दूसरों पर आश्रित हैं। 27 देशों के समूह यूरोपियन यूनियन ने मौजूदा सूरत हाल में यूक्रेनी नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए आने वाले 3 सालों के लिए यूक्रेनी नागरिकों को रोजगार से लेकर शिक्षा और अस्पताल जैसी सभी सुविधाओं का प्रबंधन करने पर सहमति जताई है। आने वाले 3 सालों तक इन 27 देशों में यूक्रेनी रेफ्यूजीज को शिक्षा, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की पूरी व्यवस्था दी जाएगी। युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की ने लाइव टीवी पर आकर पूरी दुनिया के सामने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद युद्ध में ना सही लेकिन यूक्रेन के आम नागरिकों की यूरोपियन देश मदद कर रहे हैं। Alive. I think it's a fair one. Yesterday, 16 children were killed. Again and again, President Putin is going to say that is some kind of operation and we are hitting a military infrastructure. Where are our children? What kind of military factories do they work at? What tanks are they going with? Or launching cruise missiles? He killed 16 people just yesterday.
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। दोनों देशों के प्रतिनिधि युद्ध को समाप्त करने के लिए कई दौर की बैठकें कर चुके हैं, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। समझौतों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण हर दिन सैकड़ों की तादाद में बच्चे रेफ्यूजी बनते जा रहे हैं। 2015 में सीरिया युद्ध में हुए महाविनाश के बाद 40 लाख लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अलग अलग देशों में तब सीरिया से भागे लोगों को सहानुभूति दिखाते हुए पनाह तो दे दी गई, लेकिन 7 साल बाद भी इन देशों में रह रहे सीरियाई लोगों को सामाजिक स्वीकार्यता के लिए जूझना पड़ रहा है। राजनीतिक रूप से सीरियाई रेफ्यूजियों को अधिकार तो दिए गए, लेकिन इन देशों के स्थानीय लोग सीरियाई रेफ्यूजीज को 7 साल बाद भी अपना नहीं पा रहे। कई देशों में इनके साथ अपराधियों जैसा सुलूक होता है। नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थानों में इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। और ये वही यूरोपियन देश है जो आज यूक्रेनी रेफ्यूजियों को पनाह दे रहे हैं। ऐसे में अब युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो भी एक पूरी पीढ़ी आने वाले कई दशकों तक साधारण जीवन के लिए जूझती रहेगी। दूसरे देशों में यूक्रेनियों को सामाजिक स्वीकार्यता मिलती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ये वापस यूक्रेन लौट भी आते हैं तो भी जिस तरह का भयानक विनाश यूक्रेन के तमाम शहरों में हो रहा है, आने वाला समय यूक्रेनियों पर, खास तौर से यूक्रेनी बच्चों के लिए बेहद संघर्षपूर्ण रहने वाला है। क्या यूक्रेन इस बर्बादी से उबर पाएगा या वो खुद भी सीरिया जैसा हो जाएगा? क्या पाकिस्तान में फिर से इमरान की सरकार काबिज होगी या फिर वहां तख्ता पलट हो जाएगा? क्या श्रीलंका ऐतिहासिक आर्थिक जो बर्बादी है उससे उबर पाएगा या उसकी गर्त में चला जाएगा? और क्या रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध को अंत मिलेगा? और क्या इस युद्ध के अंत के बाद कोई बेहतर स्थिति देखने को मिल पाएगी? शायद आने वाले समय में इन तमाम सवालों के जवाबों के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हों। देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।